इस कहानी में भोलू एक परिवर्तित नाम है और भी पात्रों के नाम बदले गए हैं। कहानी शुरू होती है हमारे जिले मंडला से 40 किलोमीटर दूर स्थित नारायणगंज तहसील से। यहाँ मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। मेरा स्थानांतरण कुछ समय के लिए इस तहसील में हुआ था। सारा स्टाफ तो पूर्व से परिचित था और तहसील के लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारा कार्यालय था, जहां हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय दिनेश रावत सर, हमारे सहकर्मी संजय खरे जी और अपने छोटे भाई गुरु के साथ रहते थे। दोनों के सरकारी आवास अगल बगल लगे हुए थे। संजय खरे जी का परिवार गांव में रहता था और उनकी सहायता के लिए उनका छोटा भाई उनके साथ रहता था। भोलू बहुत कुशल व्यवहारिक लड़का था। हंसमुख स्वभाव का दुबला पतला सा लड़का, उम्र कोई 19 वर्ष होगी। लंबा कद, गोरा रंग, लंबा चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें, दिखने में औसत था और व्यवहार में टॉपर। मैं उन दिनों बाइक से आना जाना किया करता था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH का काम प्रगति से चल रहा था। बस भाग्य में धूल से नहाना लिखा हुआ था। जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचता, भोलू मेरा मजाक बनाते हुए कहता, भैया आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और मैं हमेशा की तरह की धूल मिट्टी से नहाकर भी मैं तुझे स्मार्ट लगता हूँ। भोलू मेरे लिए चाय बनाकर लाता और मेरे काम के वक्त वह मेरे साथ बैठा रहता। लगभग भोलू से रोज का मिलना था। एक दिन मैं अपना काम निपटा कर घर वापस लौटा। भोलू से मिला भी वह बिल्कुल सामान्य था। उसने रोज की तरह मुझसे हंसी मजाक किया। रात्रि के वक्त मैं अपने घर पर भोजन कर रहा था, तभी राजस्व निरीक्षक महोदय का फोन मेरे पास आया। उन्होंने कपकपाती आवाज में मुझसे कहा, अवस्थी जी, हमारे कार्यालय में किसी भूत प्रेत का साया है। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सर क्या हो गया? अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने मुझे बोला, भोलू की स्थिति सामान्य नहीं है। वह भोलू नहीं है। उसके मुंह से अजीब तरह की भयानक आवाज निकल रही है और वह खड़े खड़े अपना मुंह टेढ़ा कर देता है। इस भयानक दृश्य को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां रुकने की। संजय और उसके कुछ मित्र मिलकर उसे संभाल रहे हैं। सर की बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं शांत हो गया। मन तो कर रहा था कि अभी गाड़ी उठाकर भोलू के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने रात्रि बीत जाने की प्रतीक्षा की और सुबह अपने कार्यालय के समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, उसकी आवाज़ सुनकर भोलू मेरे पास दौड़ कर आया और कहा, अवस्थी भैया, आज आप टाइम से पहले आ गए, काम ज़्यादा है क्या? भोलू मुझे एकदम सामान्य दिखाई दिया। मैं उसे देखकर हैरानी में आ गया कि कल सर कुछ और बता रहे थे। भोलू तो बिल्कुल ठीक है। मैंने भोलू से कहा, हाँ भोलू, तुम सही सोच रहे हो। मैं RI सर के पास बैठा हूँ, जल्दी से हमारे लिए चाय बनाकर ले आओ। भोलू ने कहा, ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ, और वह चला गया। मैं रावत सर के पास बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि कल का दृश्य वह भूल नहीं सकते। रात्रि 3 बजे तक भोलू की स्थिति सामान्य नहीं थी। कार्यालय में भीड़ लगी हुई थी। भोलू के रोने की आवाज़ें इतनी मार्मिक थीं कि कोई भी रोने लगे, और कभी उसकी भयानक निकलती आवाज़ से सभी के रोंगटे खड़े हो जाते। रात्रि के समय समीप के कुछ गुनिया पंडा आए और उन्होंने कुछ झाड़ फूंक करी। फिर भोलू की स्थिति सामान्य हुई। मैं हैरान था कि अचानक भोलू की स्थिति ऐसी कैसे हो गई। मैं सर से बात कर ही रहा था कि भोलू की आवाज़ आई, अवस्थी सर ले लीजिए, अवस्थी भैया।
आपकी चाय। भोलू 2 कप चाय लेकर आया। रावत जी अजीब बहर की दृष्टि से भोलू को देख रहे थे। मैंने उन्हें आंखों से इशारा किया कि वह सामान्य रहें, अपने अंदर का भय उन्हें नहीं दिखाएं। थोड़ी देर में खरे जी का आना हुआ। उन्होंने भोलू को कुछ काम बताया और भोलू अपने काम में व्यस्त हो गया। खरे जी का चेहरा उतरा हुआ था और उदासी से भरा हुआ था। उनकी और भोलू की उम्र में काफी अंतर था। भोलू को वह भाई नहीं अपना बेटा मानते थे और उसी तरह बचपन से उन्होंने भोलू का पालन पोषण किया। खरे जी ने मुझसे कहा, हिमांशु, कल के दृश्य को देखकर मेरी आत्मा अंदर तक हिल चुकी है। लोगों का कहना है यह 100% किसी भूत प्रेत का साया था, लेकिन मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने सलाह दी है कि भोलू को मिर्गी के या अन्य दौरे भी हो सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप सभी को सच बताऊं तो मेरा और उन अदृश्य शक्तियों का संबंध पुराना है। मैं आपसे यह कहूं कि मैंने इनका साक्षात्कार किया है तो आप सभी के लिए यह अतिशयोक्ति होगी, और वास्तविकता यह है कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन अनुभव कितनी बार किया है इसकी गिनती मैं स्वयं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैतृक गांव में आज भी यह बात बहुत आम होती है। मैंने अपने बचपन से ही बहुत कुछ लोगों के शरीर में इन अदृश्य शक्तियों का बार देखा है। जैसे देखकर मैं काफी भयभीत था। तब मेरे स्वर्गवासी दादी मुझे समझाती थी, भूत भय होता है और अगर तुम भयभीत हुए तो समझो भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं इन शक्तियों को मानता अवश्य हूँ, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं। इतना भी अंधविश्वास मेरे अंदर नहीं है कि झाड़ फूंक और तंत्र विद्या के सामने मैं डॉक्टर की सलाह को चुनौती दे सकूं। मैंने संजय भैया से कहा, भैया, आपके डॉक्टर दोस्त का कहना सही हो सकता है। आप अस्पताल में भोलू का इलाज कराएं। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करें, बल्कि आज ही आप जबलपुर निकल जाएं। यह मानसिक अस्थिरता की वजह से भी हो सकता है। खरे जी ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो। मैं आज ही भोलू को लेकर निकलता हूँ। हम सभी अपने काम में व्यस्त हो गए। संजय भैया दोपहर 3 बजे भोलू को लेकर जबलपुर निकलने वाले थे। मैं RI सर के साथ बैठकर काम में व्यस्त था। काफी लोग कार्यालय में मुझसे मिलने आए थे। मेरी कलम निरंतर चल रही थी। समय दोपहर के 1:30 बजे होंगे। अचानक खरे जी की कमरे से जोरदार आवाजें आने लगी। खरे जी जोर से चिल्लाए, भोलू, क्या हुआ? क्या हो गया? कैसे कर रहा है बेटा? उनकी आवाज सुनते ही मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। जब मैंने भोलू को देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। वह धरती पर बैठा था। उसके गले से आवाज आ रही थी। इस तरह की आवाज निकल रही थी और सहज ही वह जबड़ा बाईं ओर घुमाने लगा। खरे जी के माथे में पसीना निकल गया। कार्यालय में भोलू को देखने के लिए भीड़ लग गई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सबसे पहले कार्यालय की भीड़ को कम किया और दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ मैं, खरे जी और भोलू थे। मैंने खरे जी को अगरबत्ती जलाने को कहा। खरे जी ने अगरबत्ती जलाई और वह भोलू की नाक के पास लेकर गया। जैसे ही धुआं भोलू की नाक में गया, वह जमीन पर जोरों से लौटने लगा। उसकी भयानक आवाज और तेज हो गई। मैंने झटके से भोलू के बाल पकड़े और उसे खड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा। भोलू और मैं आमने सामने थे। मैंने जोरों से पूछा, कौन है तू? क्यों आया है और किसने भेजा है? मेरे मुंह से यह शब्द सुनते ही भोलू थोड़ी देर के लिए शांत हो गया।
और इसके बाद वह बच्चों की तरह आवाज़ें निकाल कर रोने लगा। रोते हुए उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख लिया। मैंने गुस्से से उठकर सिर अलग कर दिया, भोलू से आंखें मिलाईं और कहा, तू जो भी है, तुझे वापस जाना होगा। मैंने आगे पूछा, किसने भेजा है? किसी ने जबरदस्ती भेजा है क्या? भोलू ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मैं कुछ आगे पूछता इसके पहले ही भोलू को मूर्छा आ गई। संजय जी ने और मैंने भोलू को संभाला और उसको बिस्तर तक ले गई। इसके बाद मैंने खरेजी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा दिया और भोलू को समय पर अस्पताल ले जाने के लिए कहा। दोपहर 3 बजे गाड़ी से खरेजी अपने परिचितों के साथ भोलू को लेकर जबलपुर रवाना हुए।